हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीसीएच में। और सीसीएच में आज हमारी जो है ईवीएस की क्लास होगी। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा सीटेट का बैच जो है सीसीएच की टीम की तरफ से आप लोगों को सीटेट का बैच जो है अनाउंस कर दिया गया है। ये बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है और इसके लिए एक बिग ऑफर भी आप लोगों के सामने है। बिग ऑफर के बारे में बताऊं उससे पहले बता दूं कि आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो पेपर 1। आप जानते हैं कि पेपर 1 में आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ईवीएस। अब ईवीएस के नाम पर क्या पढ़ा जाए। अब ईवीएस के लिए कंटेंट तो हमारे पास बहुत सारा है, बट ऐसा क्या पढ़े जो सीटेट का पेपर में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है स्कोर हो जाएं। देखिए, आप लोगों को बता दूं यूट्यूब पे इतने सारे चैनल हैं, ईवीएस के नाम पर इतना कुछ पढ़ा देते हैं, लेकिन बच्चे को उस टाइम नहीं पता चलता है। वो जब एग्जाम सेंटर में बैठता है तब उसको समझ में आता है कि ईवीएस के नाम पर तो उसे बहुत कुछ पढ़ा दिया गया, बट उसमें से तो सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आया। तो हमें करेक्ट डायरेक्शन में हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सीटेट का एग्जाम है और उसमें जो ईवीएस आ रहा है, वो जो सिलेबस आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, हमें किस तरह से तैयारी करनी है, ये सब सारी चीज़ों को आज मैं आपको इस क्लास में बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सीसीएच की टीम है वो आप लोगों के लिए क्या लेकर आई है, एक अच्छा मौका, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको एक मिनिमम प्राइस में एक अच्छा खासा बैच जो है विद नोट्स, विद एनसीईआरटी नोट्स, पीडीएफ, लाइव क्लासेस, सब कुछ इतनी सारी जो है फीचर्स के साथ एक अच्छा बैच आपको मिल रहा है। और वो भी कितने में मिल रहा है? सिर्फ 999 में। तो भाई इसका जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठा लीजिए, क्योंकि इसका बेनिफिट आप लोग उठा सकते हैं। ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास है नहीं। ये ऑफ़र जो है सिर्फ 15 फ़ैब तक ही है, उसके बाद एकदम से इसके प्राइस बढ़ेंगे। तो भाई अपने प्राइस अपने उसको बचाने के लिए फटाफट से फटाफट इनरोल करिए। चलिए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज की क्लास ईवीएस की होने वाली है, और आज की क्लास में हम पैडा को तो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है, इसको कंडक्ट कौन करा रहा है? इसको कंडक्ट करा रहा है सीबीएसई बोर्ड। और इस पर जो वर्क करती है वो कौन करती है? एनसीईआरटी। यानी कि सीटेट के पेपर को कराने वाला कौन है? सीबीएसई बोर्ड है। और इसके अंदर जो सिलेबस आता है वो क्या आता है? एनसीईआरटी बेस आता है। तो एनसीईआरटी बेस यानी कि 1st to 5th के टीचर बनने के लिए, ईवीएस के लिए आपको जो है एनसीईआरटी की क्लास 3rd की, 4th की और 5th की जो हमारी बुक है एनसीईआरटी की, हम उनसे अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। देखिए, पेपर जो है कुछ ही 1-2 क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी से बाहर होते हैं, लेकिन सीटेट का पेपर जो है एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता। अगर हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लें, मैं आज ये जो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आप लोगों को इसका पैटर्न पता चले कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आएंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये एनसीईआरटी की कौन सी बुक से आए हैं। और अगर आपको एनसीईआरटी के पूरे प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप जो है सीसीएच के जो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं कि इसकी प्रीवियस वीडियोज़ हैं, जिसमें पूरा एनसीईआरटी 4th and 5th का जो है पूरा कंसेप्ट के द्वारा पूरा प्रैक्टिकली आपको कराया गया है। तो आप उन वीडियोज़ को भी, प्रीवियस वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन आना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, बातें हो गई हैं बहुत सारी, अब जरा क्वेश्चंस पर ध्यान दे लें और देखें कि एनसीईआरटी से ये क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आए हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आया है वो डेजर्ट ओक से आया है, ठीक है। वो क्वेश्चन हमारे पास कहाँ से आया है? डेजर्ट ओक से आया है। एनसीईआरटी की आपकी जो 4th की बुक है उसमें एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें उस चैप्टर में बताया गया है ट्रीज़ के बारे में। ट्रीज़, वैसे एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो 2 ट्रीज़ आपके पास आएंगी, एक खेजड़ी ट्री आएगी और एक डेजर्ट ओक आएगा। ये दोनों ही पेड़ जो होते हैं, दोनों ही ट्री जो होते हैं वो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, बट दोनों के फीचर्स अलग अलग हैं। अगर मैं बात करूँ डेजर्ट ओक की, तो हमारे पास यहाँ पर डेजर्ट ओक के बारे में पूछा गया, जो कि रेगिस्तानी ओक कहलाता है। अब 4 फीचर्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनके बारे में कि कौन सा जो है रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों में का अध्ययन कीजिए। चारों में से कौन से सही हैं और कौन से नहीं हैं, ये देखना है। पहला है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के बराबर होती है। देखिए, यहाँ तक जो है एनसीईआरटी बिल्कुल करेक्ट कहती है, कि बिल्कुल कहती है रेगिस्तानी ओक की जो वृक्ष की ऊंचाई है वो कितनी है? जितनी हमारी कक्षा की ऊंचाई है, अर्थात 4 मीटर हो सकती है। 4 मीटर मतलब ये अर्थात में दिया है, तो यहाँ तक का अगर हम देखें तो बिल्कुल करेक्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कहता है। दूसरा कहता है, इस वृक्ष की जड़ें जो है पेड़ की ऊंचाई, क्या कहते हैं, वृक्ष की ऊंचाई के 30 गुना गहरी जाती हैं। बिल्कुल, इस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, 30 गुना, मतलब जब तक ये पानी तक ना पहुंच जाए तब तक ये नीचे जाती हैं। तीसरा क्या कहता है? ये एक ऐसा पेड़ है जो पानी को कहाँ पर स्टोर करता है? ट्री ट्रंक के अंदर करता है, यानी कि पेड़ के तने के अंदर ये अपने पानी को स्टोर करता है ना। तो ये 3 स्टेटमेंट हमें दिख गई। तीसरा कहता है ये वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। बिल्कुल नहीं, ये वृक्ष जो है कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। याद रखिएगा, डेजर्ट ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला पेड़ है। तो हमें यहाँ ये मिल गया है कि डी इसकी स्टेटमेंट गलत है ना।
तो फोर्थ के हिसाब से हम यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया है, तो ये हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया और हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। अब कहता है कि फर्स्ट और सेकंड, जबकि हम कह रहे हैं फर्स्ट और सेकंड आंसर दे रहा है, और तीसरा कह रहा है ये वृक्ष के तने में पानी स्टोर करता है। ये 100% ठीक है, ये भी 100% ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि एनसीईआरटी की बातें लिखते लिखते सीबीएसई बोर्ड थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जोड़ देता है। तो उस कंडीशन में हम अपनी एनसीईआरटी को बेस मानते हुए चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने हमें कहा था रेगिस्तानी ओक एक ऐसा वृक्ष है, एक ऐसा पेड़ है जिसकी ऊंचाई हमारी क्लास की कमरे के बराबर होती है। वहाँ वो ये नहीं बता रहा कि 3 होती है कि 4 होती है, अब जितनी भी हमारी क्लास की ऊंचाई है उसके बराबर वो होगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा ए आंसर भी ठीक हो जाएगा। तो ये ए, बी और सी, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये हमने पढ़ा कहाँ पर था, एनसीईआरटी। जब आप खुद से चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन हम यहाँ पर जब हम एनसीईआरटी करेंगे तो एक एक टॉपिक के प्रॉपर नोट्स आप लोगों को बनवाए जाएंगे। तो आप लोगों को पता चला डेजर्ट ओक के बारे में, रेगिस्तानी ओक कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये आबू धाबी में नहीं पाया जाता। ठीक है, ये पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं, बहुत नीचे तक जाती हैं, जब तक वो पानी तक ना पहुंच जाए। और इस पेड़ की सबसे जो स्पेशल फीचर है, जो इस विशेषता है, वो है ट्री ट्रंक, यानी कि ये पानी को कहाँ पर स्टोर करता है, पानी को अपने तने के अंदर स्टोर करके रखता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, जो है स्पैरो का दिया गया है, जो है छिपकली है, गोरिया है, कछुआ है और सांप है। पहली बात तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर जो एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी की 4th की बुक है, उसमें तीसरा ही चैप्टर है एयर टू एयर। एयर टू एयर में हमें मैमल्स के बारे में बताया गया है। मैमल्स जिन्हें हम स्तनधारी जीव भी कहते हैं। मैमल्स क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं, याद रखिएगा। मैमल्स क्या हैं, 2 तरह के होते हैं, जिन्हें हम स्तनधारी जीव के नाम से भी जानते हैं। ये कौन होते हैं भाई, देखो जरा। एक क्या करते हैं, जो बेबीज़ को बर्थ करते हैं, और एक क्या करते हैं, एग ले करते हैं। जो बेबीज़ को बर्थ करते हैं इनके फीचर्स अलग होते हैं, और जो एग ले करते हैं उनके फीचर्स अलग होते हैं। तो हम कैसे पहचानें इनको। एनसीईआरटी कहती है कि कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनकी त्वचा पर बाल होते हैं और कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। ऐसे जीव क्या करते हैं, जो है बेबीज बर्थ करते हैं, यानी कि बच्चों को जन्म देते हैं। जबकि कुछ मैमल्स ऐसे हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं हमारे पास जिनकी त्वचा पर ना तो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, और ना ही कान हमें उनके दिखाई देते हैं। तो ऐसे जीव क्या करते हैं, एग ले करते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो चारों ऑप्शंस हैं ये ऐसे हैं जिनकी स्किन पे ना तो हेयर हैं, ना तो बाल हैं, और ना ही इनके कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। इसीलिए ऑप्शन दिया गया है वे जहरीले होते हैं, गलत। वे भूमि और जल में, छिपकली पानी के अंदर नहीं रह सकती, ये गलत है। उनके शरीर सल्फे से ढकी, मतलब डिज़ाइन से ढकी होती है, इसका भी कोई मतलब नहीं। ये क्या करते हैं, चारों के चारों क्या हैं, इनकी स्किन पे हेयर नहीं है और एयर भी हमें दिखाई नहीं देते। इसीलिए हम ये क्या करते हैं, एग ले करते हैं। तो इनका एक फीचर क्या पाया जाता है, इनका एक फीचर ये पाया जाता है। ये भी हमारा एनसीईआरटी 4th की बुक से है। फिर से बता दूं, एक चैप्टर दिया एयर टू एयर जिसमें हमें मैमल्स के बारे में बताया गया। एक को याद रखिए, दूसरा उसका अपोजिट है, यानी कि कुछ जीव जिनकी त्वचा पर बाल हैं, कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, जैसे कि लाइक कैट, डॉग। तो ये क्या है, इनकी स्किन पे हेयर है, एंड देन कान भी, एयर भी इनकी बाहर की साइड है। तो ये क्या करते हैं, बेबीज़ को बर्थ करते हैं। जबकि कुछ जीव ऐसे हैं जिनकी स्किन पे ना तो बाल हैं, यानी कि हेयर नहीं है, और ना ही कान हमें दिखाई देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एग ले करते हैं। तो एक को याद रखिए, दूसरा उसका अपोजिट है। ये हमारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। चलिए अब ले लेते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एनसीईआरटी 5th की एक बुक है जिसमें बिजी मंथ के नाम से हम जानते हैं। बिजी मंथ में बर्ड्स के बारे में बताया गया है। बहुत सारे बर्ड्स के नाम आए हैं। डव का नाम है, सनबर्ड का नाम है, कॉर्बेट बर्ड का नाम है, ठीक है, जो है आपका स्पैरो है, कोयल जो है, क्रो है। तो ऐसे बहुत सब के बारे में, टेलर बर्ड है। तो हम उनके बारे में पूरा एनसीईआरटी वाला पढ़ेंगे ही। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास क्या क्वेश्चन आया है कि कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। बिल्कुल, कई बार सीटेट ये भी पूछ लेता है कौन सा ऐसा बर्ड है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना नेस्ट बनाता है, तो वो क्रो है, यानी कि कौवा है। इस घोंसले को बनाने के लिए कई प्रकार की चीज़ें वो इस्तेमाल करता है, जैसे कि लकड़ी की शाखाएँ यूज़ करता है, लोहे के तार, जो भी वेस्ट मटेरियल उसको मिलता है वो सब यूज़ कर लेता है, ठीक है। एक यहाँ ये बताता है, और कहते हैं कोए के घोंसले में, यहाँ पर हमें एक और बताया कि एक चालाक जो है क्या है, एक पक्षी और भी है। वो चालाक पक्षी कौन है भाई, जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती बल्कि क्या करती है, जो क्रो है, जो कौवा है, उसके नेस्ट में अपना एग जो है रखती है। तो याद रखिए वो कौन है, हमें पता होना चाहिए उस चालाक बर्ड का नाम कौन है जो अपना नेस्ट खुद नहीं बनाती। तो वो कोयल है भाई।
एनसीईआरटी कहती है कि कोयल गाती तो बहुत अच्छा है लेकिन वो अपना नेस्ट खुद नहीं बनाती। तो यहाँ पर स्टेटमेंट को घुमाया गया है और कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ वो कौन है, कोयल है। कोयल क्या करती है, अपना नेस्ट खुद नहीं बनाती बल्कि क्रो के नेस्ट में अपना एग रखती है, और बेचारा क्रो इतना भोला भाला है, वो उसे अपना ही एग समझ के उसको क्या करता है, उसको पालता है, पोसता है और बड़ा करता है। ठीक है, तो उस चालाक पक्षी का नाम बताना है। शक्करखोरा, कलचिड़ी, बसंत गोरी और कोयल। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम देखें तो सनबर्ड दिया है, इंडियन रॉबिट दी है, बारबेट दी है और कोयल दी है। तो इनमें से कोयल ही एक ऐसी चालाक पक्षी है। अच्छा, इसके अलावा हमें ऊपर वाले उनके बारे में भी पता होना चाहिए। आपको वर्ड दिया गया शक्करखोरा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सनबर्ड। सनबर्ड क्या करता है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये नेस्ट कैसे बनाता है, तो ये पेड़ की जो टहनी होती है उस पर उल्टा लटकते हुए अपना नेस्ट बनाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा ऐसा बर्ड है जो पेड़ की टहनी पर उल्टा लटकते हुए नेस्ट बनाता है, तो वो है हमारा सनबर्ड। इंडियन रॉबिन कलचिड़ी है। आपको पता है चिड़ियाँ तो कहीं पर भी, जहाँ पर भी उनको जगह मिलती है वो वहाँ नेस्ट बना लेती हैं, लेकिन स्पेशली ये भी पत्थरों में भी बना लेती है, खंडरों में भी बना लेती है, जहाँ इन्हें जगह मिलती है वहाँ बना लेती हैं। बारबेट बर्ड है, ये क्या करती है, जिसे हम हिंदी में बसंत गोरी भी कहते हैं। ठीक है, बसंत गोरी का फीचर क्या है, ये जून जुलाई, जब हमारे यहाँ मई जून की जो गर्मियाँ होती हैं उसमें ये टुक टुक का साउंड करती हैं। कई बार एनसीईआरटी में पूछा गया वो कौन सी ऐसी बर्ड है जो जून जुलाई में टुक टुक का साउंड करती है, तो वो यही है भाई। ठीक है, उसका नाम क्या है, बसंत गोरी है। ऐसे ही और भी बर्ड हैं हमारे पास, जैसे कि डव है। डव, जिसे हिंदी में हम फाख्ता कहते हैं, ये क्या करता है, कैक्टस ट्री में अपना नेस्ट बनाता है। मेहंदी के पेड़ और जो झाड़ियों वाले पेड़ होते हैं वहाँ पर ये अपना घोंसला बनाता है। तो हमें ये सारा जो है कहीं से नहीं मिलेगा, सब कुछ हमें एनसीईआरटी की बुक से मिलेगा। तो आप लोग अगर इनरोल होते हो तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस लीजिए, रिकॉर्डेड वीडियोस लीजिए, आपको ईवीएस का पूरा कंटेंट जो है क्लास में ही मिल जाएगा। इसके लिए बाहर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, हमारे देश में कौन सा जो है कोल्ड डेजर्ट है, यानी कि ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी की हमारी बुक है 5th की, उसमें पूरा एक चैप्टर जो है लेह लद्दाख के बारे में बताया गया है। लेह लद्दाख सूखा समतल और चारों तरफ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी, इसीलिए लेह लद्दाख को क्या कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। मेघालय को नहीं कहा जाता, जैसलमेर वो तो गर्म है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो लेह है वो क्या है, लेह हमारा क्या है, ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इनके यहाँ पर पश्मीना के बारे में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही हमारा लेंथी है, इसको हम 3 पार्ट्स में बांट कर पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे लेह लद्दाख के हाउसेस, क्योंकि हमारे सीटेट में हर एक गैप के बाद लेह लद्दाख के हाउसेस के बारे में आता है। अगर मैं भी आपको बताऊं तो यहाँ के जो हाउसेस हैं उनके फीचर्स थोड़े अलग हैं। 2 फ्लोर्स के हाउसेस होते हैं, मड इस्तेमाल किया जाता है, स्टोन इस्तेमाल किया जाता है। देन फर्स्ट फ्लोर जो एक ग्राउंड फ्लोर होता है, फिर ग्राउंड फ्लोर से जो लकड़ी की सीढ़ियाँ होती है फर्स्ट फ्लोर तक जाती हैं। फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पर कोई विंडो नहीं होती, ये लोग अपने पास कुछ एनिमल्स रखते हैं। ठीक है, और जब ठंड बढ़ जाती है तो ये फर्स्ट फ्लोर को छोड़कर नीचे के ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। यहीं पर हम पढ़ेंगे वर्ल्ड फेमस पश्मीना के बारे में। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को एक मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये डेमो क्लास के पर्पज़ से है। ये सब जो मैं बोल रही हूँ ये सब हमने करना है क्लास में, कि हमें पता होना चाहिए कि जो चंगथंग है, ये चंगथंगी बकरी होती क्या है। वर्ल्ड फेमस पश्मीना ये हमें मिलता किससे है, गॉड से मिलता है, शिप से मिलता है, याक से मिलता है, किससे मिलता है, और एक पश्मीना शॉल को बनाने में कितना टाइम लगता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेरी तरफ से नहीं है, ये सब सीटेट के आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो हमें हर साल सीटेट में अलग अलग उसमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रिहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। कौन सी स्टेट की बात हो रही है, केरल की बात हो रही है। वहाँ ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो कि क्या है, गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों के से भिन्न है, यानी कि शिमला में जो पेड़ पाए जाते हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे। आपको पता है कि केरला में सबसे ज़्यादा कोकोनट ट्रीज होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या किए जाते हैं, नारियल के पेड़ वहाँ पर पाए जाते हैं। तो नो डाउट सबसे ज़्यादा हमें कोकोनट कहाँ से आता है, साउथ से ही आता है, और साउथ केरला जो है हमारा किधर का स्टेट है, साउथ का ही है। तो नो डाउट वहाँ पर उसने क्या देखे हैं, सबसे ज़्यादा जो है कोकोनट ट्रीज देखे हैं। ये भी हमारा आबू धाबी वाले चैप्टर्स में से आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। पशुओं की त्वचा पर यानी कि स्किन पर अलग अलग तरह के डिज़ाइंस यानी कि पैटर्न देखने को मिलते हैं। हमारे नियर बाय जितने भी पशु हैं, आप जितने भी सबकी स्किन एक जैसी नहीं है, है ना, उस पर पैटर्न्स अलग अलग देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई,
उनकी शारीरिक शक्ति को करने के लिए क्या? बिल्कुल नहीं, इससे उनकी पावर नहीं बढ़ेगी। परिवर्तन प्रकाश के कारण, परिवर्तन मतलब रोशनी के कारण होता है? नहीं। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है, जो उनकी स्किन के हेयर हैं उसकी वजह से नए अलग अलग पैटर्न बनते हैं, या उस जलवायु के कारण होता है जिसमें वो रहते हैं? बिल्कुल नहीं, टेम्परेचर के कारण उनका ये नहीं बनता, बल्कि स्किन के कारण होता है। उनकी स्किन पे जो बाल होते हैं सबका कलर अलग अलग होता है, उसी से उनका पैटर्न बनता चला जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा? इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अब आते हैं पिक्चर प्लांट के बारे में। पिक्चर प्लांट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई पेपर नहीं जहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आता हो। कभी इजी आता है तो कभी थोड़ा बहुत इधर उधर इसको घुमाकर स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हम जानेंगे किसके बारे में? हम जानेंगे पिक्चर प्लांट के बारे में। अब एनसीईआरटी ने तो इसको नाम दिया गया है पिक्चर प्लांट या नेपेंथिक्स कहती है, हिंदी में हम इसे घट पानी कहते हैं। बट एक बार हमारा पेपर हुआ था तो इसमें डुसेरा इसको नाम दिया गया। इसको मांसाहारी शिकारी पौधा भी कहा जाता है। बहुत सारे नाम है। अब इसको शिकारी पौधा क्यों कह रहे हैं भाई? ठीक है, इसको हम मांसाहारी पौधा क्यों कह रहे हैं, हम जानेंगे कि ऐसा इसे मांसाहारी या शिकारी पौधा क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जरा, ये मैंने कहा शिकारी पौधा कहा जाता है, इसे मांसाहारी पौधे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये करता है शिकार, और वो भी बड़ी चालाकी से करता है। कैसे? अभी फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है ये। घट पानी यानी कि नेपेंथिक्स भारत में नहीं पाया जाता। ठीक है, बिल्कुल ये भारत में पाया जाता है भाई। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नेपेंथिक्स कहाँ पाया जाता है तो ये वर्ल्ड की बात करें तो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत की। और भारत की बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये ओनली मेघालय में पाया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। दूसरा कहता है मेंढक और कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तीसरा कहता है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तरत्वित ध्वनियाँ निकालता है। ये ध्वनियाँ नहीं निकालता है, साउंड नहीं निकालता है, बल्कि इसमें से क्या होता है, इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। ध्यान रखिएगा, इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है और इस पर एक कैप लगा होता है और इसमें से एक स्मेल निकलती है। ये स्मेल क्या करती है? जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जैसे ही वो इंसेक्ट इनके नियर बाय आते हैं बड़ी ही जल्दी चालाकी से क्या करता है, जैसे बीच में फंस जाते हैं तो कैप को कर देता है बंद। इसीलिए इसे शिकारी पौधा कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत, ये भी स्टेटमेंट गलत। और ये इंडिया में नहीं पाया जाता है, ऐसा नहीं है, ये इंडिया में पाया जाता है और इंडिया में ये मेघालय में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं ये मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर, यानी कि इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनको ये चालाकी से खा जाता है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया इसका बी। ये भी हमारी एनसीईआरटी से ही है। एक बार फिर बता दूं कि नेपेंथिक्स यानी कि जिसे हम शिकारी पौधा या मांसाहारी पौधा कह रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार एक घड़े के जैसा होता है जिसमें से एक स्पेशल स्मेल निकलती है, जो क्या करती है, अपने नियर बाय जो भी इंसेक्ट हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जैसे वो इसके पास में आते हैं वो क्या करती है, बड़ी चालाकी से उन्हें ग्रैब कर लेती है। इसीलिए इसे मांसाहारी या शिकारी पौधा कहा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारी एनसीईआरटी नहीं बताती। एनसीईआरटी ने हमें ये सारी चीज़ें तो बताई, बट एनसीईआरटी ने हमें ये नहीं बताया कि ये पाया कहाँ जाता है। तो याद रखिएगा, जहाँ पर भी नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है, जहाँ पर भी क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, वहाँ पर ये क्या पाया जाता है, ये हमारा शिकारी पौधा पाया जाता है। यानी कि ऐसे एरियाज जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी है वहाँ पर क्या पाए जाएंगे, वहाँ पर आपको घट पानी बोल सकते हो, मांसाहारी बोल सकते हो, शिकारी बोल सकते हो, पिक्चर प्लांट बोल सकते हो, नेपेंथिक्स बोल सकते हो, बहुत सारे इसके नाम हैं। तो ये भी हमारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर से हमारा एनसीईआरटी या 5th की बुक से हमारा क्वेश्चन आया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा सीटेट का पेपर एनसीईआरटी बेस होता है, पर हमें ये भी तो पता हो कि एनसीईआरटी में क्या पढ़े। एनसीईआरटी के नाम पर तो बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा ईवीएस के नाम पर सिलेबस है, तो घबराने वाला कुछ नहीं है। मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि सीसीएच की तरफ से आप लोगों को ऑनलाइन बैच जो है अवेलेबल है। अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सारी क्लासेस से टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, प्रॉपर नोट्स मिलते रहेंगे। प्रॉपर नोट्स के साथ साथ हम जो है उसका एप्लीकेशन यानी कि असाइनमेंट्स भी साथ साथ करेंगे, और जो है मॉक टेस्ट भी वीकली आपको लगाए जाएंगे। तो जब हम तैयारी ढंग से करेंगे तो सीटेट हमारा एक बार में ही निकल जाएगा।
चलिए तो क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस, कैक्टस मतलब जो है कांटे वाले पेड़ होते हैं, कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, पहला वर्ड दिया है वीवर वर्ड। ठीक है, वीवर, वीवर पक्षी बनाता है। कलचिड़ी यानी कि जो इंडियन रॉबिन है या रॉबिन बर्ड जो है वो बनाती है। डव यानी कि फाख्ता बनाता है। सनबर्ड यानी कि शक्करखोरा बनाता है। तो पहले मैं आंसर बता दूं, बाकी मैं बर्ड्स के बारे में आपको बताती हूँ। तो कैक्टस के पेड़ में और मेहंदी के पेड़ में जहाँ पर भी कटीली यानी कि कांटे वाली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पर जो है डव जो है वो क्या करता है, अपना नेस्ट बनाता है। दो पत्थरों को ले कैक्टस के पेड़ के बीच में अपना जो भी वेस्ट पार्ट होता है वहीं रखकर अपना क्या बना लेता है, नेस्ट बना लेता है। तो ये कौन है, ये डव है, वाइट कलर का कबूतर होता है ये। ठीक है, ये वो है। तो चलिए पहले और वीवर के बारे में जान ले। वीवर क्या है, वीवर की स्पेशल फीचर ये है कि इसमें जो फीमेल वीवर्स होती हैं वो अपना नेस्ट खुद नहीं बनाती। ध्यान से सुनिएगा, इनके सबके नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रॉपर क्लास होगी। अभी क्वेश्चंस में आ रहा है तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। वीवर एक ऐसी बर्ड है, फीमेल बर्ड की बात कर रही हूँ, जो अपना नेस्ट खुद नहीं बनाती, बल्कि इनमें सिर्फ मेल्स जो होते हैं वो ही नेस्ट बनाते हैं। फीमेल वीवर को देखती है, उसको जो नेस्ट अच्छा लगता है उसमें अपना एग ले वो करती है। तो ये इनका स्पेशल फीचर है। कलचिड़ी इंडियन रॉबिन की हम पहले बात कर चुके हैं। शक्करखोरा यानी कि सनबर्ड, ये हमेशा पेड़ की टहनी पर उल्टा लटकते हुए घोंसला बनाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि कौन सा ऐसा बर्ड है जो पेड़ की टहनी पर उल्टा लटकता हुआ नेस्ट बनाता है, तो उसका नाम है सनबर्ड। आप कभी भी देखिएगा जो है इसका जो आपको नेस्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, उल्टा लटकते हुए मिलेगा। तो ये हमने किसके बारे में जाना, ये हमने जाना सनबर्ड के बारे में, यानी कि शक्करखोरा के बारे में। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, फाख्ता। चलिए नेक्स्ट ले लें। अब पढ़ेंगे हम स्लोथ के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने बहुत ही सिलेक्टेड डेमो के पर्पज से लिए हैं। पहले हम एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, फिर हम पैडागोजी को कंप्लीट करेंगे, और फिर हम इनकी एप्लीकेशंस करेंगे। एप्लीकेशंस मीन्स इनके सबके असाइनमेंट्स करेंगे। और आपको पता है एनसीईआरटी ने जो थीम्स की बात करता है, टोटल ईवीएस को जितनी थीम्स में बांटा गया, हर एक थीम्स को इंडिविजुअली आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जाएगी। यानी कि ईवीएस के नाम पर ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जाएगा कि आप पेपर देने जा रहे हैं और आप इतना आपकी तैयारी कराई जाएगी कि 30 में से आप 30 तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, पर 28-29 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। 28-29 मार्क्स अगर आप लोगों के आए तो एक अच्छा स्कोर के साथ आप पेपर 1 क्लियर कर जाते हैं। बहुत ही ईजी होता है, बट हमें डायरेक्शन सही पता होना चाहिए कि ईवीएस के नाम पर पढ़ना क्या है। तो देखिए जरा आप क्वेश्चन क्या आया है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए, यानी कि उस पशु को पहचानिए। लुक लाइक अ बियर, ये भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। अगर आप चाहो तो देखिए इस तरह से हमारे नोट्स भी प्रिपेयर होते हैं। ये क्या है, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह एक दिन में 17 घंटे सोता है। बताओ 24 घंटे में से कितने घंटे सो रहा है, ये 17 आवर्स सोता है। और शाखाओं पर, पेड़ों की शाखाओं पर उल्टा लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, और इसका जो लाइफ पीरियड है वो 40 ईयर्स का होता है। तो ये कौन है भाई, पहले बता दूं, ये है स्लोथ। स्लोथ जो है वो जिसे आलसी जीव भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, आलसी जीव। क्यों कह रहे हैं इसे आलसी जीव, क्योंकि 24 घंटे में से कितने घंटे सो रहा है, 17 घंटे की नींद ले रहा है। पूरा टोटल पीरियड, इसका लाइफ पीरियड कितना होता है, 40 ईयर्स का होता है। 40 साल का ये पूरा जो कार्यकाल है, अपना जीवन काल है, टोटल जो है कितने ट्रीज के इर्द गिर्द घूमकर करता है, 8 पेड़ों के इर्द गिर्द घूमकर ये पूरा करता है। ये इतना आलसी है, इतना आलसी है कि 17 घंटे आप देख रहे हो। अगर हम 7-8 घंटे सोए तो हमें ज़्यादा लगता है 8 घंटे से ज़्यादा सो जाए, ये 24 में से 17 सो रहा है, इसीलिए इसे आलसी जीव कहा जाता है। लुक लाइक अ बियर, ये दिखने में बियर जैसा है पर ये बियर नहीं है, ये भालू नहीं है। इसको अगर आप देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये भालू है कि स्लोथ है। दिखने में वैसा है पर उसके और इसके दोनों के फीचर्स अलग अलग हैं। तो हमें पता चल गया है कि ये कौन है, ये स्लोथ है। ये हमारी एनसीईआरटी की जो फिफ्थ की जो पहला ही चैप्टर है सुपर सेंसेस, उसमें से हमारा ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए अब ले लेते हैं एक और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पहचानिए, कि इस ढंग की पहचान करिए। और एक फसल है, एक फसल को काटने के बाद खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। पहला फीचर ध्यान से देखिएगा, पहला फीचर है कि एक खेती है, एक फार्मिंग है, जिसमें क्या किया जाता है, फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। दूसरा कहता है कि इसमें कुछ भी उगाया नहीं जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार और कुछ और उग जाते हैं, उन्हें उखाड़ते नहीं है। ध्यान से,
मैं फिर से बोल रही हूँ, आंसर की जो आएगी वो कैसे आएगी, वो आंसर की आपकी एनसीईआरटी बेस होगी। आपकी तरफ से आंसर आपको कुछ भी लगे, लेकिन आंसर की पूरी तरह से किस पे डिपेंड करेगी, एनसीईआरटी पे। तो एनसीईआरटी को ही आप सब कुछ माने, आप वो सही गलत क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमें आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर्स मिलाने हैं। कभी कभी हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है सीटेट में कि हमारे अकॉर्डिंग आंसर हमें सही कुछ और लगता है और कुछ और दिया होता है, तो वहाँ गड़बड़ किया हम क्या करते हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर देते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, ईवीएस हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपना पॉइंट, पैडागोजी में हो सकता है मानते हैं कहीं कभार, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे 15 मार्क्स के होंगे उसमें पूरी तरह से हमारी आंसर की जो होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, एनसीईआरटी की बुक्स पर ही डिपेंड करेगी। तो हम जो नोट्स बनाएंगे, हम जो पढ़ेंगे पूरा पूरा एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। आगे क्या कहता है ये, उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला देते हैं। ठीक है, उखाड़ते नहीं है। यह राख भूमि को उर्वरक यानी कि फर्टिलाइज करती है। जब ये भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो हल्का सा खोदा जाता है, ठीक है, और भूमि को जोता नहीं जाता, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। मतलब उसको गहरा नहीं, हल्का सा वो खोदेंगे और क्या करेंगे, बीजों को छिड़क देंगे। तो इस खेती का, इस फार्मिंग का नाम क्या है, तो याद रखिएगा, इसे झूम फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, झूम फार्मिंग यानी कि झूम की खेती कहा जाता है। ये भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया में की जाती है, याद रखिएगा। ये भी पूछ लेते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में ये जब सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है हमारा, उत्तर पूर्वी राज्य जो होते हैं, वहाँ पर झूम की खेती बड़ी मात्रा में की जाती है। फीचर्स क्या क्या हैं, एक फसल कटने के बाद कुछ सालों के लिए छोड़ दिया, उस पर कुछ भी नहीं उगाया। दूसरा फीचर कहता है, इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी उग जाता है उन्हें उखाड़ते नहीं हैं। कभी कभार उल्टा कर देते हैं कि उखाड़ देते हैं, जबकि एनसीईआरटी कहती है कि उन्हें उखाड़ा नहीं जाता बल्कि काट देते हैं और वहीं पर जला देते हैं। अब जो जली हुई राख है वो क्या करती है, जो मिट्टी है उसको उर्वरक बनाती है, यानी कि उसको फर्टिलाइज करती है, उसकी फर्टिलाइजेशन बढ़ाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो हल्का सा खोदते हैं, गहरा नहीं खोदा जाता, ये भी याद रखिएगा। इसको वो अपोजिट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछे तो हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। और इस खेती का नाम होता है झूम फार्मिंग, यानी कि झूम की खेती इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 5th की एनसीईआरटी की बुक से आया है, जिसमें हमें सांपों की कहानी सुनने को मिलेगी। एनसीईआरटी कहती है, थोड़ी सी स्टोरी अगर आप लोगों को मेंटली मैं प्रिपेयर करूं, तो एनसीईआरटी कहती है जो ग्रुप सांपों को पालता है उसे कालबेलिया ग्रुप कहा जाता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं सांपों को पालने वाले समूह का नाम क्या है, तो जो सांपों को पाला जाता है उस ग्रुप का नाम है कालबेलिया। अब ये कालबेलिया ग्रुप क्या करते हैं, भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, ये एक डिज़ाइन बनाते हैं, उस डिज़ाइन का नाम क्या है। तो आप लोगों को बता दूं कि जो कालबेलिया ग्रुप डिज़ाइन बनाता है उसे नाग गुफन कहते हैं, ठीक है, और ये हमारे इंडिया में सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत की तरफ पाया जाता है। ये भी मैं आप लोगों को फिर से बता रही हूँ कि एनसीईआरटी के नोट्स ऑलरेडी आपको ये रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी प्रीवियस वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, आपको पूरी नॉलेज वहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए देख लें, अब हमारे पास कालबेलिया, ये जो सांपों के बारे में पूछा क्या है हमसे। इंडिया में वैसे तो बहुत सारे जहरीले सांप है, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि इंडिया में कितने टाइप के जहरीले सांप पाए जाते हैं, 4 प्रकार के, यानी कि 4 टाइप्स के 4 सांप हमारे उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, नाग, क्रैक, दुबई, अफाई, ये मेन है। इनके होल टीथ होते हैं, एनसीईआरटी कहती है 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। इनके होल टीथ, होल टीथ मतलब, होलो टीथ मतलब खोखले दांत कितने होते हैं, तो एनसीईआरटी कहती है इनके खोखले दांत 2 होते हैं। ये तो हुई जनरल नॉलेज। लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उनकी ध्वनि पर साउंड पर, याद रखिएगा, ध्वनि पर अपने सिर का इधर उधर घुमाने लगते हैं। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है, यानी कि जब उसने बीन बजाई तो सांप ने उसके अकॉर्डिंग डांस करना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है कि सांप ऐसा रिस्पॉन्स किसके कारण कर रहा है, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, बिल्कुल नहीं, ध्वनि को सूंघा नहीं जाता ऐसे, ठीक है, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, ठीक है, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, गति मतलब स्पीड को देखकर, ये भी नहीं होगा, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन यानी कि वाइब्रेशन के प्रति अनुक्रिया करता है। बिल्कुल, देखिए हमेशा हमें क्या करता है, हम सीटेट का, आप कोई भी पेपर का कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, हमेशा हम क्या करते हैं, 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस हमें गलत आराम से निकल जाते हैं, बट 2 क्वेश्चंस में हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो अपने माइंड को सेट करके जाइए, एक आंसर सही होता है और एक आंसर ज़्यादा सही होता है। जो आंसर सही होता है वो माइंड में फटाफट से क्लिक हो जाता है, बट वो आंसर कभी भी नहीं होता है, हम ओवर कॉन्फिडेंस में उस पर टिक करके आ जाते हैं।
पैडागोजिकल उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ा गया होता है जिस पे हमें सोच समझकर विचार करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कहता है उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, ध्वनि मतलब साउंड, ऑलरेडी ध्वनि वर्ड उसमें आया है ना। लेकिन फोर्थ पॉइंट कहता है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन, यानी कि जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है उसके प्रति ही वो क्या करता है, डांस करना शुरू करता है। तो बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हम फैमिलीज के बारे में बता रहे हैं, हमारी एक थीम है फैमिली एंड फ्रेंड, ठीक है, उसी से रिलेटेड हमारा एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। फैमिलीज के बारे में आप बता रहे हो, आपको पता है फैमिलीज के बारे में बताने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल होता है बच्चों को फैमिली ट्रीज या उनके फैमिलीज के बारे में पूछना या कुछ एक्टिविटी कराना, ठीक है। तो देखो जरा क्या कहता है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और 2 बच्चे होते हैं। यानी कि एक टीचर बच्चों को बता रही है कि फैमिली क्या होती है, जहाँ फादर है, मदर है और उनके 2 बच्चे हैं, क्या यही फैमिलीज होती हैं, ठीक है। यह कथन क्या है, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। बिल्कुल, न्यूक्लियर फैमिली अलग होती है, ज्वाइंट फैमिलीज अलग होती हैं, है ना। तथा परिवार को केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, फैमिलीज कई टाइप्स की होती है, हमें बच्चों को बताना है। दूसरा कहता है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। सिर्फ एक आदर्श ही है, कोई नहीं बताता कि वो पर्टिकुलर एक फैमिली का है। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के, ये भी गलत है। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा, ये सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के परिवार नहीं होते हैं, कई प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। टीचर जो ये बता रही है ये आधी अधूरी बात बता रही है। तो हमें करेक्ट आंसर मिल गया है, क्या मिला है करेक्ट आंसर, इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 पेज पे आएगा क्योंकि दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना। तो स्टेटमेंट्स आपके सामने आ रही हैं, इससे भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। पैडागोजी का एक क्वेश्चन आ गया लेकिन एनसीईआरटी से ही आया है। एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन ना निकलकर पैडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से निकल कर आते हैं। जैसे मैं बात करूँ पहले वाले चैप्टर की सुपर सेंसेस की, उसमें ये बताया गया कि आंट्स जो होती हैं, चींटियाँ जो होती हैं, चलते समय क्या करती हैं, अपने पीछे एक स्मेल छोड़ती हैं। अब लास्ट जो पेपर एग्जाम आया था उसमें एक पैडागोजी का क्वेश्चन बना दिया कि अंजलि क्लास 3rd की टीचर है और वो क्या करती है, क्लास में बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट करके बता रही है। उसने क्या किया, फर्श के ऊपर कुछ जो है चीनी के दाने डाले, थोड़ी देर बाद वो देख रही चींटियाँ एक लाइन में आ रही हैं। तो भाई पैडागोजी का कोई एंड नहीं है। जब आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे और जब हम भी आपको पढ़ाएंगे तो हम साथ साथ बताएंगे आपको कि किस तरह के पैडागोजी के क्वेश्चंस आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमारे यहाँ पे भी आ गया है। कक्षा 3rd की टीचर है, बच्चों को क्या बता रही है, पेड़ पौधों और पत्तियों के विभिन्न वर्गों के बारे में बता रही है, पेड़ों के बारे में बता रही है, टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड लीव्स अलग अलग उसमें बता रही है, ठीक है। करने को कहा, वर्गीकृत मतलब क्लासिफिकेशन अलग अलग करने को कहा, जैसे कि नींबू है, आम है, तुलसी है, अलग अलग तरह के। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया, यानी कि क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, उन्होंने उनका क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया। पहला क्या है, दवाओं के गुणों वाली पत्तियां, यानी कि कुछ लीव्स जो दवाई मेडिसिन के काम आती हैं, ठीक है, ये होगा। दूसरा बड़ी पत्ती और छोटी पत्ती, कुछ बच्चों ने उसको बड़ी पत्ती, छोटी पत्ती और बड़ी पत्ती के आधार पर किया। शिक्षक ने समूह को सीमांकन जो है क्या किया है, ए को सही माना और बी को उन्होंने गलत माना, ठीक है। टीचर ने क्या किया, ए वाली को सही मान रही है कि बच्चों ने ये वर्गीकरण सही किया है और बी वाली को वो गलत मान रही है, ठीक है। वो कहता है निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। यानी कि टीचर ने पहले वाले को सही और दूसरे वाले को क्या किया, गलत माना। आपने बताना है कि टीचर ने जो ये असेसमेंट किया, ये लर्निंग का जो बच्चा एक सीख, अधिगम मतलब लर्निंग, बच्चा सीख कर आया कि कुछ पत्तियां दवाई मेडिसिन के काम आती हैं, है ना। जबकि दूसरे बच्चों ने क्या कहा कि छोटी पत्ती बड़ी पत्ती, यानी कि यूज़ के आधार पर टीचर ने देखा कि बच्चे ने लीव्स का यूज़ कैसे किया, तो उन्होंने पहली वाली स्टेटमेंट को सही बताया और दूसरी वाली स्टेटमेंट को गलत बताया। ऐसा टीचर ने क्यों किया, क्या दिखा रहा है टीचर के बारे में। तो पहला कहता है कि बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भ का मतलब होता है एसोसिएट, चीज़ों को जोड़कर कक्षा में ले आते हैं, ठीक है, जिसकी सराहना होनी चाहिए। यानी कि बच्चों ने घर में देखा है कि जो तुलसी है, नीम है, इनकी पत्तियां जो है वो मेडिसिन के रूप में काम आती हैं। संदर्भ मतलब जोड़ दिया, उन्होंने क्लास की एक्टिविटी को घर की एक्टिविटी से जोड़ दिया, पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा कहते हैं अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीके उपयोग कर लेते हैं। बच्चे अपने करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है,
लेकिन ये भी मैंने कहा आंसर ठीक लगने के नहीं, बच्चा अपना अपना हर बच्चे का अपना इंडिविजुअली एक मेंटल डेवलपमेंट है, अपने अपने अकॉर्डिंग, छोटी पत्ती बड़ी पत्ती, यानी कि वो बच्चा अपने अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तीसरा कहता है वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकरण होना चाहिए, बिल्कुल नहीं बनता भाई। फिर कहता है यह क्रियाकलाप पत्तियों में से सूचना ग्रहण करने के लिए केंद्रित है, ये भी नहीं बनता। अब हमारे पास 2 बच गए हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत सारे तरीके उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं था, टीचर ने एक पर्पस से ये लीव्स दी थी कि बच्चे को ये पता होनी चाहिए कि जो हमारे नियर बाय जो पेड़ हैं उनका यूज़ क्या है। तो उसको देखते हुए टीचर ने जो असेसमेंट किया, उन्होंने फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को सही और दूसरी वाली स्टेटमेंट को गलत बताया। यानी कि उनका ये मानना है कि बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भ मतलब एक्सपीरियंस के साथ क्लास में ले आते हैं। उन्होंने अपने घर में देखा है जिनकी सराहना होनी चाहिए, यानी कि बच्चों ने जो ये बताया, टीचर को बच्चों को क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि हमारे नियर बाय बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो दवाओं के काम भी आते हैं। तो उसके आधार पर पैडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये एनसीईआरटी से है, आप खुद से ढूंढने बैठोगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग है, हमें ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। देखिए प्रैक्टिकल नॉलेज या तो आप खुद टीचर हो, और अगर आप टीचर नहीं है, फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, तो उसके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे में पैडागोजी पार्ट को स्ट्रॉन्ग कौन करेगा? या तो जो सामने पढ़ा रहा है वो, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो पैडा पार्ट को इतना वो नहीं है कि आपको किसी भी बुक में लिखा हुआ मिलेगा। ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज है जिसके लिए कुछ की टर्म्स सिखाई जाती हैं जो आपको यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से सिखाई जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट उसमें चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, झूम फार्मिंग के बारे में ही आ गया है, हम ऑलरेडी अभी थोड़ा हमने पढ़ ही लिया था उसके बारे में। झूम की खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषयों में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है, आपने वो स्टेटमेंट बतानी है, हमने झूम फार्मिंग के बारे में पढ़ा था, एक फसल प्राप्त करने या कटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए ऐसे छोड़ देते। बिल्कुल करेक्ट। अभी एनसीईआरटी ने बताया कि कुछ टाइम के लिए भूमि को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ये ठीक है। इस जगह को बांस या खरपतवार जो उग जाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। उखाड़ते नहीं हैं, काटते हैं और वहीं जला देते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, गलत। खरपतवार आदि जलाने से प्राप्त राख खाद की तरह काम करती है, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले उसे गहरा जोता जाता है, गहरा नहीं हल्का सा डिग किया जाता है, अभी हमने देखा था। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ए और सी है, ठीक है, ए और सी। लेकिन हमें यहाँ ऑप्शन में नहीं दिखने हैं तो मैं इसको ए और सी कर दूंगी। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, ऐसे प्रिंटिंग में गलती हो जाती है, बट हमें स्टेटमेंट्स पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। पूरी तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी। एक फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं, 100% ठीक है। जो खरपतवार होती है, जो वेस्ट पार्ट होता है, वो राख खाद की तरह काम करता है, लेकिन उसे उखाड़ते नहीं हैं, उसे काटते हैं, ये गलत हो गया। जब इस जमीन पर खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा नहीं बल्कि हल्का खोदा जाता है। यहाँ पर वर्ड होता अगर हल्का तो ये सही हो जाता, बट एनसीईआरटी ने हल्का वर्ड यूज़ किया था और यहाँ पर आ गया गहरा। देखिए बिल्कुल लगने में ईवीएस बहुत इजी है, बट जो बिल्कुल छोटी छोटी माइनर सी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी है, उसी के आधार पर हमारा आंसर निकलता है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या हो गया, ए एंड सी, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, सब कुछ है, बस एनसीईआरटी ही है, लेकिन उसे पढ़ना बहुत ध्यान से है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या आता है भाई, केचुए यानी कि अर्थवॉर्म की बात हो रही है कि एक केचुए, ठीक है, हम बात करेंगे अर्थवॉर्म्स की। केचुए क्या करते हैं भाई, पहली बात तो 2 याद रखिएगा, एक तो है हमारे पास किसान यानी कि फार्मर, और एक हमारे पास है मिट्टी यानी कि सॉइल। इनमें इनके 2 फ्रेंड हैं, एक का नाम अर्थवॉर्म है और एक का नाम स्नेक है, सांप। सांप और केचुए, आपको पता होना चाहिए इनमें से केचुए किसके फ्रेंड हैं, किसके मित्र माने जाते हैं, और जो सांप हैं वो किसके माने जाते हैं। तो केचुए मिट्टी के अंदर से चीज़ों को निकालते हैं, जो मिट्टी के अंदर से नीचे को निकाले वो क्या है, वो मिट्टी यानी कि सॉइल का फ्रेंड है, और जो मिट्टी के ऊपर के पार्ट को साफ करके किसी की हेल्प करे वो फार्मर है। तो ये तो जनरल नॉलेज है जो कि एनसीईआरटी में नहीं लिखा, हमें पता होनी चाहिए, बट अभी एनसीईआरटी से हमारे पास क्वेश्चन आया है, केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, जैसा अभी मैंने आपको बता ही दिया। इसके लिए निम्न में से सही कारण बताइए, क्यों कहा जा रहा है भाई, अर्थवॉर्म को फार्मर्स का फ्रेंड क्यों कहा जा रहा है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खा लेते हैं तथा इनके उपजाऊ बनाते हैं, बिल्कुल, जब वो वेस्ट पार्ट खा जाएंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, ये भी ठीक है। खरपतवार खाते हैं मतलब जो भी वेस्ट पार्ट होता है उनका वो सारा खा जाते हैं। केचुए जो हैं क्या करते हैं, ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन को पॉली किया जाता है, मतलब जल्दी से आप उसमें कर सकते हैं। फिर कहता है कि केचुए द्वारा बनाए गए छेद ज़मीन में आसानी से हवा और पानी में, ये भी हमारा
ठीक है, यानी कि ए, सी और डी। देखिए जरा ऑप्शन में ए जो है हमारे पास, इन्होंने हमें ऑप्शन क्या क्या दिए, केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ऑप्शन को जरा ध्यान से देख लें, इन्होंने पहले ऑप्शन में हमें बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है, जबकि हमारा पहला वाला पूरा 100% ठीक है। ए वाली स्टेटमेंट को ढूंढिए, ए वाली, केचुए मित्र पत्तियां और पौधे खाते हैं, ठीक है, तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ हो जाती है। उसके बाद देखिए केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, और जो है पत्ती और पौधे खा जाते हैं। पत्ती और पौधे तो मिट्टी के ऊपर होंगे ना, तो मृत उसको नहीं खाते, केचुए मिट्टी के अंदर जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए को हटा देंगे, बी, सी और डी, ये हमारी 3 स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल इसमें सही हो जाएंगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा, बी, सी और डी। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान से देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ और ये सारे ऑप्शंस दिए जो दूसरों से भिन्न है। क्या भिन्न है भाई, जल्दी से देखिए, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ है, घड़ियाल है, कौवा है, बतख है, मछली है, और जो है ये इनमें से आता है। तो हमें क्या बताना है कि कछुआ अलग है, मछली अलग है, कौवा अलग है या घड़ियाल अलग है। तीन एक जैसे हैं, आप तीनों को कई प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप इन्हें कई प्रकार से बता सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि मैमल्स 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैमल्स क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ के क्या होते हैं, इसमें देखिए कछुआ, कौवा और घड़ियाल, ये तीनों पानी में उसमें रह सकते हैं, पानी में भी और बाहर भी। मछली पानी के अंदर ही रहेगी, कौवा पानी के अंदर नहीं रह सकता है, और घड़ियाल भी जो क्रोकोडाइल है पानी और बाहर दोनों है। तो हमारे पास जो सबसे अलग है वो कौन है, हमारे पास है क्रो। ये जो हो गया हमारा क्या है, सबसे अलग हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा भाई, क्या कहता है भाई, नीचे दिए गए पक्षियों की में कौन सी प्रजाति जो है झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेती है या करती है। उन्होंने ऑलरेडी करती दे दिया है, वैसे तो उल्लू भी कर लेता है, लेकिन सबसे उसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, मैना इसमें आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाथियों के बारे में दिया गया है, एलिफेंट्स के बारे में हमें आंसर बताया गया है। ये भी हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी जो हमारी 4th की है उसमें एलिफेंट्स के बारे में बताया गया है कि एक अडल्ट एलिफेंट एक दिन में कितनी लीव्स खाता है। ठीक है, सब कुछ उसके बारे में ही है। तो क्वेश्चन देखिए जरा क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है हाथियों के विषय में, ठीक है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, 2 से 4 घंटे। बिल्कुल, एनसीईआरटी कहती है कि एक दिन में वो कम आराम करते हैं और केवल 2 to 4 आवर्स ही सोते हैं। ठीक है, करेक्ट है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 नहीं, कितनी खा जाता है, 100 किलोग्राम केजी यानी कि ग्राम लीव्स खा जाता है। ये हमारी स्टेटमेंट हो गई गलत। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे इनके, ये बिल्कुल ठीक है। एनसीईआरटी कहती है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, क्योंकि ओल्डेस्ट एलिफेंट ही उनकी क्या होती है, लीडर होती है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए, ठीक है, सी और डी। ए, सी और डी, देखिए जरा, ए, सी और डी हमें दे रखा है यहाँ पर डी आंसर में, यानी कि ए, सी और डी जो है वो करेक्ट आंसर है। एनसीईआरटी कहती है कि एक अडल्ट एलिफेंट एक दिन में 100 किलोग्राम केजी क्या करता है, लीव्स खा लेता है। वेट ज़्यादा होने के बावजूद भी वो केवल क्या करता है, 2 से 4 घंटे ही सोता है। उसके फैमिली मेम्बर्स कितने होते हैं, 10 to 12 होते हैं। ठीक है, और वो क्या करता है, 14 या 15 ईयर्स में अपनी फैमिली को छोड़ देता है। ये कुछ बेसिक नॉलेज है जो हमें पता होना चाहिए। और जो 3 मंथ्स का एलिफेंट होता है, उसका बेबी का जो वेट होता है वो हमारा कितना होता है, 200 किलो भी बोल सकते हो, और आप इसे क्विंटल भी बोल सकते हो। तो ये सारी नॉलेज हमारे पास एनसीईआरटी की होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट ले लें। अब आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। इनमें से 4 नाम आपको दिए गए हैं। सूर्यमणि है, ठीक है, बछेंद्री पाल है, सुनीता विलियम है, कर्णम मलेश्वरी है। इनमें से वेट लिफ्टिंग का काम किसने किया, तो याद रखिएगा एनसीईआरटी बताती है कि वेट लिफ्टिंग का काम करती हैं कर्णम मलेश्वरी। ये क्या करती हैं, एक बार में कितना वेट उठा लेती हैं, 130 किलोग्राम का वेट उठा लेती हैं। इंडिया के लिए अभी इंटरनेशनल लेवल पर ये कितने मेडल जीत चुकी हैं, 29 मेडल जीत चुकी हैं। और ये भारत में कहाँ की रहने वाली हैं, ये भारत में आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये भी मैं नहीं बता रही, एनसीईआरटी ने ही आप लोगों को बताया है। तो सुनीता विलियम का अलग से पढ़ेंगे। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पे गई थी, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, ठीक है, वहाँ इसे सागरमथ या सागरमथा के नाम से जाना जाता है। हम ये सारी नॉलेज एनसीईआरटी से लेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लें। तो ये हमारे क्वेश्चंस हुए, और जैसा कि मैंने आपको बताया डेमो के पर्पस से थे, और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने क्या किए हैं, ईवीएस के लिए हैं। तो पढ़ाने का हमारा पैटर्न क्या रहेगा, पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे,
पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद हम पैडागोजी पार्ट करेंगे, और जैसे हमारी एनसीईआरटी होगी तो आप लोगों को मॉक टेस्ट जो है और असाइनमेंट्स जो है कंटिन्यू बेसिस पे लगते रहेंगे। तो बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। डेमो अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो जल्दी से जल्दी इनरोल कराइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।